झूठा केस जब लगता है तो लोग हाई कोर्ट जाते हुए हिचकिचाते हैं। कई ऐसे रीजन होते हैं, खर्चा ज्यादा लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि वहां जाएंगे तो हमारी बात सुनने में टाइम लग जाएगा, या फिर कुछ और ऐसे पर्सनल इंटरेस्ट कि वहां पर जो है लंबी लंबी डेट्स आती हैं। तो आज ये वीडियो आपको इस बात के लिए पूरी तरह से सजग कर देगा कि हाई कोर्ट जाने का क्या फायदा है या फिर नुकसान भी हो सकता है। देखिए, असल में आपका असल प्रॉब्लम क्या है, पहले आपको यह समझना पड़ेगा। आपको केस लंबा लड़ना है या आपको केस खत्म कराना है, दोनों चीजों में फर्क है। एक सबसे बड़ी सच्ची बात मैं आपको पहले बता देता हूं कि ट्रायल कोर्ट में आप ये चीज जरूर फेस करते होंगे कि हाँ, वहां पर बहुत सारे केसेस भीड़ लगाकर खड़े हैं, डेट्स लंबी चलती हैं, वहां पे टाइम बहुत ज्यादा लगता है। और अगर आप अभी नए नए केस में आए हैं तो पुराने लोगों से जानकारी लीजिए। किसी का 8 साल से चल रहा है, किसी का 10 साल से चल रहा है, किसी का तो अभी तक सुनवाई पर ही केस नहीं आया, 4-5 साल हो गए, सिर्फ डेट पे डेट लग रही है। क्या इसके बाद आपको लगता है कि हाई कोर्ट जाना ज्यादा खर्चीला है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, या ज्यादा उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपकी बात सुनी नहीं जाएगी और फिर भी ये झूठा केस है? आपको यहां पर मैं लास्ट में एक बोनस टिप दूंगा और वो बोनस टिप आपको जबरदस्त एडवांटेज देगी अपने केस के अंदर। पर उसके लिए जरूरी यह है कि इस पूरे वीडियो को आप इस तरह से देखें, तभी वो पूरा बोनस टिप आपके समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें वहां जाके कंक्लूड होगी। देखिए, सबसे पहले जो है, हाईकोर्ट जाने का डर खर्चे से सताता है। अब अगर हम ट्रायल कोर्ट की बात करें तो ट्रायल कोर्ट के अंदर मिनिमम से मिनिमम हर साल का एक आदमी का जो अब तक के हमारा सर्वे है उसके हिसाब से 30,000 से लेकर 60,000 रुपए खर्च होता है। अगर इस सारे को अगर हम 5 साल में भी जाकर केस खत्म हुआ और उसके बाद, जो कि ज्यादातर ट्रायल कोर्ट्स में सेटलमेंट की प्रक्रिया है, तो आप अपनी पत्नी को भारी भर के हम एलिमनी भी देंगे, तो ये सारी गणित अगर लगा ली जाए तो कम से कम खर्चा बैठता है 15 से 20 लाख रुपए के अंदर जाके। क्योंकि 8-10 लाख से नीचे ट्रायल कोर्ट्स कभी भी किसी पति को फ्री नहीं करते बिना एलिमनी दिए, और जो खर्चे हो गए वो अलग है। अब इस खर्चे से बचने में आपको हाईकोर्ट कैसे मदद करता है, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं पहले आपको ये बता देता हूं कि अगर आपका केस आज ही शुरू हुआ है, एफआईआर हुई है या चार्जशीट जमा हुई है, अभी हियरिंग पे नहीं आया, या हियरिंग होते हुए 2-4-5-10 साल हो गए हैं, ये दोनों के लिए फ्रूटफुल है। खर्चा जो है हाईकोर्ट का वो आपके ट्रायल कोर्ट से सस्ता कैसे पड़ता है? देखिए, जनरली हाईकोर्ट के अंदर 30,000 से 60,000 के अंदर एक वकील साहब मिल जाते हैं। कुछ लोग वकील साहब को डेट के हिसाब से करते हैं, उन्हें सीधा कहिए मेरा केस पूरा जितवा के दीजिए, इस केस के अंदर जितना भी एडवांटेज मुझे मिल सकता है वो पहले मुझे समझा दीजिए। अब यहां एक दिक्कत और करते हैं कि लोग लॉ के बारे में खुद नहीं जानते। अब मैं इस बात पे आगे बढ़ूं, पहले उन लोगों का जवाब देता हूं जो इन्होंने अभी कहना ही है कमेंट सेक्शन में आके थोड़ी देर में कि साहब हम गए थे हाई कोर्ट, क्वेश्चन के लिए गए थे, मगर वहां पर क्या हुआ, हमारी बात या तो सुनी नहीं गई या 2-4 डेट के बाद हमारा केस खारिज करके वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दिया। इसी के बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि आपको एक्चुअली लॉस क्या होगा। फिलहाल खर्चे की बात कर लेते हैं। अब हद मार के अगर आप केस लगाने की जल्दी में कि अरे एफआईआर कट गई है, चार्जशीट जमा हो रही है, कोर्ट हमारी बात नहीं सुन रहा है, लंबी हियरिंग चल रही है, जल्दी से बस ड्राफ्टिंग लगाओ, मुक्ति पाओ, यहां सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब तक ड्राफ्टिंग आपने एक ऐसे एक्सपर्ट से नहीं बनवा ली है जो इंसान आपको 3 डायमेंशंस पे ड्राफ्टिंग बना के दे। जनरली जो ड्राफ्टिंग स्क्वैश में फंसी हैं और वहां जाके ज्यादातर वापस ट्रायल कोर्ट को रेफर कर दी गई हैं या पति की बात नहीं सुनी गई, उन एफआईआर की सबसे बड़ी कमी ही ये कमजोरी है कि उस एफआईआर में कोई भी इंसिडेंट जो है प्रॉपरली लीगल कंटेंट के हिसाब से नहीं बताया गया। सबसे जरूरी चीज लीगल कंटेंट होता है, यानी कि आपके केस में जो भी गड़बड़ हुई है उसका अटैचमेंट लीगल कंटेंट के साथ है या नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि एफआईआर या कोई भी केस आप क्वैश कराने जाते हैं तो वहां पर ये सारी चीजें आप बकायदा एविडेंस के साथ दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, ये दूसरी चीज हो गई। एविडेंस अगर आपने एनेक्स नहीं किए हैं और वहां पर अपनी डिटेल बातें जो समझाने की कोशिश की है उनके साथ शुरू में एविडेंस नहीं लगाए और किसी बेवकूफ ने आपको यह कह दिया है कि एविडेंस तो बाद में देखे जाएंगे, पहले आप अपनी पिटीशन लगा दें, तो यहां समझ लीजिए कि आपके पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी गई है, आपने पूरी कुल्हाड़ी पर ही अपना पैर ठोक दिया।
तो ये एक सपोर्ट है। यानी ये सेकंड चीज होकर भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए लीगल कंटेंट की भी व्याख्या कर दी तो भी एविडेंस आपको फंसा देंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि क्वाशिंग को आप समझते क्या है। ज्यादातर लोग हाईकोर्ट इसीलिए जाते हैं, अपील वगैरह में जाने से ज्यादा बेटर है कि आप 482 सीआरपीसी या 528 बीएनएसएस के अंदर ही इसको लेकर जाएं। अपील में कोर्ट के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवरेज होता है कि वो आपके केस को सुने भी और ना सुने, मगर क्वाशिंग में आपके हर कंटेंट को बहुत अच्छी तरह से सुना जाता है। क्वाशिंग में बाइंडिंग है। अब आ जाते हैं हम दूसरी बात पे जो एविडेंस से रिलेटेड है, और उससे पहले हमने लीगल कंटेंट की बात की। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या हर डेट पर आपके तरफ से इतनी तैयारी होती है कि आप जानते हैं कि इस डेट पर जो पिछली डेट का हियरिंग का इन्फ्लुएंस है उसको हम किस तरह से जवाब देंगे। मान लीजिए कोर्ट ने आपको कहा ये रिप्लाई लेके आइए, ये जवाब दीजिए, ये सारी बातें, मगर आप वहां पर जा रहे हैं बस मुंह उठा के कि अगली डेट पे वकील साहब क्या हो रहा है, हाँ साहब कुछ नहीं, वो अगली डेट लगेगी, आ जाना आप। तो ये कोई तरीका नहीं है तैयारी का। आपको खुद अपनी बेल्ट टाइट रखनी पड़ेंगी, अपने आप को पूरा तैयार करके लेके जाना पड़ेगा। आपके पिछले वाले डेट का इन्फ्लुएंस उस पर रखना पड़ेगा कि कोर्ट ने आपसे कोई रिटर्न रिप्लाई मांगा है या काउंटर रिप्लाई मांगा है या सामने वाली पार्टी ने आप पे फिर वापस फर्जी पे एलिगेशन लगाया, ये सब चीजें। अब ये बात मेरे हिसाब से आपको बेसिक्स में समझ में आ गई होगी। अब इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। देखिए, जजमेंट्स होते हैं, खासतौर से लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स पूरे झूठे फॉर्मेलिटीज के खिलाफ जाते हैं। लोग इसके बारे में नहीं जानते, और अगर जानते भी हैं तो सिर्फ जजमेंट की कॉपी लगाने तक ही अपनी भूमिका पूरी करते हैं। जब तक आपको जजमेंट का फ्रेमवर्क नहीं पता है तब तक आप जजमेंट को मत लगाइए। लोगों को ये लगता है किसी यूट्यूब वीडियो के नीचे गए या किसी वेबसाइट पर गए जहां पर जजमेंट्स या तो फ्री मिल रहे हैं या फिर वहां से पेड वर्जन मिल रहा है, बस अच्छा हमारी केस से मिलता जुलता है, लगा दीजिए। ये तरीका नहीं है किसी जजमेंट को लगाने का। जजमेंट को लगाने का तरीका यह है कि जहां मैंने कहा था लीगल कंटेंट, और जहां मैंने कहा था एविडेंस, और जहां मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है कि हाँ वहां पर आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, तो ये इस पूरे फ्रेमवर्क पर फिट बैठना चाहिए। अगर वो उस पूरे फ्रेमवर्क पे फिट नहीं बैठ रहा है तो आप सिर्फ अननेसेसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। कई बार कोर्ट्स में जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके अंदर जज साहब इसी बात पे भिड़ जाती हैं, अननेसेसरी जजमेंट क्यों लगा रहे हो आप, और इस चक्कर में कई बार आप उनको नाराज कर देते हैं, क्योंकि उससे पता लगता है कि आपकी तैयारी ठीक होते हुए भी रेलेवेंट नहीं है, मजबूत नहीं है, वो उस केस को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर रही जैसा कि उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सिंपल शब्दों में समझाता हूं। आप में से ज्यादातर लोगों को चाय बनानी आती है, पर आपने नोटिस किया होगा कि सबको पता है कि चाय दूध, पानी और शक्कर से बन जाती है। इन चार चीजों को मिला दीजिए और कुछ इलायची अदरक डाल दीजिए, मगर कुछ लोग उसको इतने हिसाब किताब से डालते हैं कि वो चाय बड़ी चटकारेदार लगती है। बस यहां ही वो फर्क है कि जो लोग उसको बेहतर नहीं बना पाते और फिर कहते हैं यार आप चाय बहुत अच्छी बनाते हो, हमसे तो नहीं बनती। यही वो फर्क है जो आप आज तक नहीं समझ पाए। ड्राफ्टिंग सब लगाते हैं, बाकी ये सब ऊपर ऊपर की फॉर्मेलिटीज है कि कोर्ट में जाके रिप्लाई भी देना है, ड्राफ्टिंग पर आप कितना इंटेंस तरीके से इस चीज को तैयार कर रहे हैं। अब जजमेंट आपको समझ में आया, तीन बेसिक्स आपको समझ में आए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे हम आते हैं। ये बात अगर आपने नहीं समझी तो ना पीछे की बातें समझ में आएगी ना आगे की बातें समझ में आएगी। क्या है ये बात? देखिए, कोर्ट में कभी भी इस बात के इन्फ्लुएंस पे मत जाइए कि जज साहब का मूड कैसा है। एक अच्छी चाय किसी भी इंसान का मूड बना सकती है। यह बात यहां पर भी लागू होती है कि जज साहब का मूड आपके एक अच्छी ड्राफ्टिंग, एक अच्छे प्रेजेंटेशन और लीगल कंटेंट की बेहतरीन जानकारी जो आपके केस में रेलेवेंसी क्रिएट करते हैं, और उनमें जजमेंट्स का सपोर्ट। अगर आप इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ अपने जज साहब को यह बात समझाते हैं तो आप मान के चलिए, मैंने पहली दूसरी तारीख पर भी लोगों को चमत्कार करते हुए देखा है हमारे कोर्सेज में। इन कोर्सेज के अंदर हम लोग इसी तरह की तैयारी कराते हैं, एजुकेटेड करते हैं, मगर क्या है कि आम लोग इस तरह की जानकारियों से बिल्कुल गायब होते हैं, या फिर उन्हें जानकारी मिलती ही नहीं है, या उनकी तैयारियों में जो भी उनको लीड कर रहा है वो इंसान केस के अंदर शायद उतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं देता है, और इसकी कमी होती है खुद आपकी। जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे कि कोर्ट में एक कहावत मशहूर है और बहुत अच्छा इसको अप्रिशिएट किया जाता है कि कोई पार्टी अगर अवेयर है अपने केस को लेके और वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी केस की तैयारी करके आई है अपने वकील साहब के साथ या उनके साथ मिलकर तैयारी करवा रही है, तब तक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, उसके केस जीतने की संभावनाएं
100% रहती है, गारंटेड रहती है, क्योंकि वो गारंटी वो खुद क्रिएट करती है। हम इसी तरह से अपने कोर्सेज में ये सब चीजें डेवलप कराते हैं। पहले केस लड़ने से जरूरी है कि केस जीतने की तैयारी करें, यानी कि युद्ध कभी भी युद्ध भूमि में शौर्य दिखाने से नहीं जीते जाते। कितनी हिम्मत दिखा दीजिए, कितनी जान लगा दीजिए, अल्टीमेटली एक बेहतरीन रणनीति ही युद्ध जीतने की सबसे बड़ी भूमिका बनाती है, और वो मैदान के बाहर से बनती है। यानी कोर्ट जाने से पहले आप कितने ज्यादा प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं, ये हम अपने कोर्स होल्डर्स को भी ऐसा ही सिखाते हैं, इसलिए जो करते हैं वो बता रहे हैं। अब आपको सबसे ज्यादा गंभीरता से जिस बात को लेना चाहिए वो ये है, देखिए क्या होता है कि चलते केस में सामने वाली पार्टी की तरफ से बहुत सारी ऐसी दलीलें और ऐसी पेशकश कोर्ट के अंदर आती है जहां पर वो आपको फंसाने की कोशिश करती है, और जब वो आपको फंसाती है तो फिर आपके पास एक सिंपल सा बेस होता है। जनरली उनके पास एविडेंस नहीं होते, तभी केस झूठा कहलाता है, अदरवाइज केस झूठा नहीं कहला सकता है। तो जब उनके पास बेस नहीं होता तब आप आसानी से उसके अंदर उनको बेस में फंसा सकते हैं कि इनका ये बेस कहलाता है। पर ये फंसाएंगे कैसे? देखिए इसके अंदर बीच बीच में आपको कोर्ट के अंदर अपने रिटर्न में कुछ ना कुछ देना होता है, जिससे कि कोर्ट उसको एडमिशन पे ले। कई बार आप सोचते हैं कि मैं बोलकर आ जाऊंगा तो काम चल जाएगा, ये बोलकर आ गए, बोल दिया कोर्ट ने, इन चीजों पे काम मत कीजिए। आपको रिटर्न में ही कोर्ट से लेना है और रिटर्न में ही कोर्ट में देना है। इसी से आपका केस जो है वो टाइम टू टाइम मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि इस तरह की गई सभी कार्रवाइयों से आपको कोर्ट में फाइनल वर्डिक्ट लिखते वक्त ये फायदा मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं 2 बोनस पॉइंट बताता हूं, उससे पहले आप ये समझ लीजिए, मैंने अभी जिक्र किया कि हम कुछ कोर्सेज चलाते हैं और वो एजुकेटेड करने के लिए चलाते हैं, आपको एजुकेटेड होना चाहिए। देखिए लीगल कंटेंट के अंदर अनअवेयर पार्टी अनएजुकेटेड इंसान की तरह, यानी इलिटरेट इंसान की तरह एक्ट करती है, पता उसे कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल वैसे है, किसी गाड़ी वाले के पास गए, आपका छोटी सी मिस्टेक है मगर उसने आपको इंजन खोल के काम करवाने की सलाह दे दी, उसके तो पक गए 20-25 हजार रुपए, पर आपकी गाड़ी जो है बर्बाद हो गई। एक छोटे से 2 व्हीलर में भी इतना खर्चा दिखा दिया, मगर बाद में किसी समझदार आदमी को आपने दिखाया तो पता चला कि उसमें सिर्फ एक कार्बोरेटर का छोटा सा प्रॉब्लम है, जिसमें 150-200 रुपए में काम हो सकता है। आप बच गए, पर कुछ लोग नहीं बच पाते। तो ये चीजें आपको हमारे कोर्स से मिलती हैं, एक प्रिपरेशन से मिलती है, एक मजबूती से मिलती है। यानी कि हम इस लेवल तक उसको आपको तैयार करवाते हैं कि कोर्ट जाने से पहले आपकी सारी स्ट्रैटेजिकल प्रिपरेशन होती है। रिजल्ट्स जो हैं वो पहले से ही आपको वेल डिफाइंड किए जाते हैं कि किन किन एंगल्स पे आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं। ये जरूर है कि सारी चीजें हमारे कराने के बाद भी आपकी परफॉर्मेंस वहां काउंट होती है। जो आपकी परफॉर्मेंस अगर हाई रहती है तो इसमें रिजल्ट आने के चांसेस काफी होते हैं। पर इस बात के लिए मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं कोई गारंटी वाला माल बेचता हूं, नहीं, मैं आपको एक लीगल अवेयरनेस बेचता हूं, मैं आपको सजग बनाता हूं, सचेत बनाता हूं आपके केसेस के अंदर। आपको इसी चीज के लिए हमें ज्वाइन करना चाहिए। legal-rz.com हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। आप फोन नंबर पे भी ये सब चीज ले सकते हैं। आपको अगर कोई लीगल काउंसलिंग चाहिए और आपको लगता है मैं उपयुक्त व्यक्ति हूं जो आपको सलाह दे सकता हूं, तो ऐसी सूरत में आप मेरे फोन नंबर जो यहाँ पे व्हाट्सएप पे दिए हुए हैं, और यहाँ आप legal-rz.com जो यहाँ पे दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है, जाकर आप वहां से ये बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। अब आते हैं आज की सबसे मजबूत 2 पॉइंट पे, बोनस पॉइंट इसी के साथ है। देखिए ये सारी बातें आपने समझ ली, असल में क्वैशिंग होता क्या है पहले हम ये समझते हैं। देखिए 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्वैशिंग कराने के लिए, और ये हर झूठे केस में होती ही है। वो 2 चीजें क्या होती हैं? वो 2 चीजें ये होती है कि पहले तो आप ये मान लीजिए कि आप खुद भी जानते हैं कि मेरी बीवी जो है बिना एविडेंस के और स्टेटमेंट बेस्ड कहानियों का एक बंडल लेकर आई है, और उसके अंदर उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ 2-4-5 एविडेंस तो मेरे पास है। देखिए आपके पास तो 1-2 भी हो तो काम चल जाएगा। फिर मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि अगर एविडेंस भी नहीं हो तो भी आप कैसे काम चला सकते हैं। उसी के बाद आपका बोनस पॉइंट रेडी होता है। देखिए असल में मैंने कहा लीगल कंटेंट, उसके बाद आपको कहा आपकी ड्राफ्टिंग की मजबूती और जजमेंट, और इसके साथ साथ आपको कोर्ट के अंदर कैसे कैसे प्रेजेंट करना है। जज साहब के मूड से ज्यादा आपको उनके मूड का ध्यान रखना है, सिर्फ इस वजह से कि आपकी ये सारी तैयारियां पिछली वाली होनी चाहिए। अब यहां पर बात करते हैं कि क्वेश्चनिंग आखिर सब्जेक्ट मैटर है क्या। देखिए क्वेश्चनिंग जो है वो 2 चीजों पे चलता है। एक तो कोर्ट आपकी सुन नहीं रही है और आपको जस्टिस नहीं दे रही है, या फिर कोर्ट को हमेशा एफआईआर रिपोर्ट करके ही बनाई जाती है, या डीआईआर जो है डीबी के अंदर रिपोर्ट करके बनाई जाती है,
यानी कि कोर्ट इस बात से अनभिज्ञ नहीं है, बल्कि DIR से भी पहले एप्लीकेशन लग चुकी होती है, तो कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो किसी भी हालत में इसमें कोई कोताही ना करने दे। यानी पुलिस जिस दिन FIR लिखती है उस दिन बकायदा मजिस्ट्रेट साहब के पास रिपोर्ट चली जाती है 24 घंटे के अंदर, यानी उनकी परमिशन होती है उसके अंदर इंक्लूड, तो इसलिए कोर्ट उसमें शामिल है। अगर आप FIR को भी क्वैश कराने गए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, FIR को उसके मेयर स्टेटमेंट बेस्ड फर्जी इन्वेस्टिगेशन या एविडेंसेस का कलेक्शन नहीं करने की वजह से खारिज कराया जा सकता है। बेसिक 3 बातें तो हमेशा लागू होती है झूठे केस में। अब इसके अलावा क्या ऑप्शन होता है? इसके अलावा होता है कि पुलिस ने या कोर्ट ने कोई प्रोसेस को अब्यूज कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, बर्बाद तरीके से चला रहे हैं, या फिर अपने जो फ्रेमवर्क है उससे प्रोसेस के बाहर जाकर वो काम कर रहे हैं, और वो जब करते हैं तो उसी का बेनिफिट मिलता है झूठी क्वैशिंग में। और यही वो सब्जेक्ट मैटर है जो मैं कह रहा था कि मैं बोनस पॉइंट बताऊंगा। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो भी आप प्रोसीजर की कमी की वजह से, कि प्रोसीजर ढंग से फॉलो नहीं किया गया और इसमें ये कमियां हैं, सिर्फ ये भी कोर्ट को अगर आप जाके क्वैशिंग में बता देते हैं तो कोर्ट इस आधार पे क्वैश कर देता है। क्योंकि देखिए 2014 से तो एक बाढ़ सी आ गई है पति के फेवर में जजमेंट्स की, जिनमें 490 डे में पति को कैसे बचाया जाए, ये सारी चीजें वहां पर है। और ये ज्यादातर जो केसेस हैं वो प्रोसीजर डिफेक्ट पे लड़े गए हैं। यानी कि देखिए 41A का नोटिस है और उस पर अनिश कुमार का जजमेंट लड़ा गया, यानी कि वहां पर पत्नी के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिए गए, पर उनकी गिरफ्तारी इलीगल बताएगी। इसी तरह से कोई अगर आपके साथ मेलिफाइड इंटेंशन से या ओमिनिबस आपके खिलाफ कोई वो लगाते हैं एलिगेशंस, या स्ट्रक्चर्ड स्टोरी उसके अंदर होती है, फैब्रिकेटेड स्टोरीज उसके अंदर होती है, इंसिडेंट और इवेंट्स का कोई मैच नहीं होता है, तो फिर आप वहां पर निकल सकते हैं अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में कमी रख दी है तो। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें ओवरऑल समझ में आई होंगी, मगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यहां तक आपने ये वीडियो देख लिया है तो फिर मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप अपने केसेस को इस तैयारी के साथ चाहे 2 महीने लेट लगाएं, पर रिजल्ट के हिसाब से लगाएं। क्या आप ऐसी तैयारी करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में आज मुझे जरूर बताइएगा। क्या ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर सकता है? जरूर बताइएगा मुझे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।